नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और अब देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे गांधी बहाना मोदी निशाना। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी को खाली वक्त मिले तो उन्हें महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़नी चाहिए। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको गांधी के बारे में पिक्चर देखने के बाद पता चला। हंसी आती है, गांधी जी को सारी दुनिया जानती है, यूएन से लेकर हर जगह वो है। गांधी जी दुनिया में लोगों की प्रेरणा है। अगर महात्मा गांधी के बारे में मोदी जी को पता नहीं है तो संविधान के बारे में भी नहीं पता होगा। भाजपा ने वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन लोगों ने हमारे द्वारा उठाए गए वास्तविक मुद्दों को चुना है। प्रधानमंत्री ने पिछले 15 दिनों में भाषणों में कांग्रेस का नाम 232 बार और अपना नाम 758 बार लिया है, लेकिन एक बार भी बेरोजगारी पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जनता हमारे इस विचार से सहमत है कि अगर इस सरकार को दोबारा मौका दिया गया तो लोकतंत्र का अंत होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर मस्जिद और विभाजनकारी मुद्दों पर 421 बार बोला। इंडिया गठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। ये देश को समावेशी और राष्ट्रवादी सरकार देगा। कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी और उसके बाद ट्रूथ क्या है अपना एक एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, तो विथ ट्रूथ। सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले, तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी? आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अगर वो मोदी जी के बारे में नहीं जानते तो ये शर्मनाक है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आज विवेकानंद का जो रॉक मेमोरियल है वहां पर वो ध्यान की मुद्रा में बैठने वाले हैं और बैठने के समय लगभग हो गया है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए गए हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो स्थान है रॉक मेमोरियल, वहां बैठना, वहां ध्यान लगाना और उनके विचारों के बराबर होना या उनके विचारों जैसे विचार लाना या उनके जैसे सोचना, जैसा वो भारत के बारे में सोचते थे, जैसा वो बोलते थे, उन बातों पर अमल करना, तो तब तो वहां पर बैठने से कोई फायदा हो सकता है। और वैसे अगर विचार नहीं है और दूसरे रूप में अगर देखा जाए तो उनका एक तंज कहा जा सकता है कि किसी की नकल करना, यानी स्वामी के स्थान पर जब स्वामी विवेकानंद ने जाके वहां देश का भ्रमण करने के बाद वहां बैठे थे तो उन्होंने 3 दिन का ध्यान किया था। तो ध्यान की मुद्रा में 3 दिन रहे थे, तो मोदी जी अब 2 दिनों तक लगभग वहां पर रहने वाले हैं, तो करीब 45 से 48 घंटे का समय वो ध्यान की मुद्रा में बिताएंगे। तो इस लिहाज से उनकी बराबरी करना और जनता के सामने उस तरह से खुद को पेश करना, ये एक गलत तरीका है। और क्योंकि जब पहले वैसे विचार बनाइए, पहले अपनी अंतरात्मा वैसे बनाइए और उनके तरह से सोच, विचार, कर्म और कार्य करने की दिशा में आगे बढ़िए, तब जाके उन जैसे। ठीक है अखिलेश जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के दौर पर खड़गे ने मोदी को नसीहत दी है, खाली वक्त मिले तो गांधी को पढ़ें। और अब बात करेंगे ध्यान पर कलेश क्यों। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग होगी। 4 जून को मतगणना होगी। इसी बीच पीएम मोदी जानकारी सामने आई कि वो 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसलिए कि
सारे स्टेट्स में और प्रधानमंत्री आने के यहाँ पर बावजूद पहुंच चुके भी हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और जयराम रमेश जी मीडिया किस तरीके का कार्य योग प्रधानमंत्री यहाँ करने वाले हैं? और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देवी अम्मन टेम्पल पहुंचे हुए हैं कन्याकुमारी से पीएम मोदी की। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर ध्यान करेंगे और आपको बता दी ये वही जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने दुनिया का भ्रमण करने के बाद ध्यान लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल जाएंगे और 30 मई की शाम से, आपको बता दें 1 जून की शाम तक का ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लेकिन पीएम की इस यात्रा के लिए अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस, सीपीआई और टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीएम का दौरा साधना नहीं बल्कि यह चुनावी कैंपेन का तरीका है। उनका आरोप है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर उनका दौरा होता है तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवरेज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं पीएम मोदी के इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी तंज कसा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, सुना है कि प्रधानमंत्री 30 मई और 1 जून के बीच ध्यान के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक जा रहे हैं। याद रखें कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत यहीं से की थी। अब वर्तमान प्रधानमंत्री उसी स्थान से अपनी रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 लोकसभा चुनावों का प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ में साधना की थी, तब उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, का कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री हालांकि कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं जहां पर उन्होंने जंपल बजवाकर दर्शन भी किए हैं और साथ ही साथ अब वो ध्यान लगाएंगे रॉक मेमोरियल में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण के मतदान का जो है प्रचार प्रसार जो है थम चुका है और प्रधानमंत्री मोदी जो है अपनी एक जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधा कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मग्न होंगे, ध्यान लगाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव की तारीख करीब है और उसके अलावा 7वें चरण का जो मतदान है उससे पहले जब ये ध्यान मग्न की बात सामने आ रही है उसको लेकर पूरा विपक्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी के इस ध्यान मग्न पर हमला कर रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डालने के लिए ये पूरे जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। सीधे तौर पर मैं बता दूं कि ये वो जगह है जहां पर विवेकानंद ने भी जो है अपना ध्यान मग्न किया था। उन्होंने यहाँ से अपने जीवन की शुरुआत की थी। सीधे तौर पर कहें तो ध्यान मग्न करने के बाद उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया था और वो उसी स्थान पर प्रधानमंत्री जो है वहां पर बैठ रहे हैं और ध्यान मग्न होने जा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर 7वें चरण का मतदान है, उस मतदान पर असर डालने की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल, विपक्ष की जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हम देख रहे हैं, चाहे वो टीएमसी की तरफ से हो, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी नसीहत दी है, उन्हें कहा है कि गांधी को पढ़ें। बिल्कुल, देखिए पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें तो सभी अपने अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। सभी का जो बयान आप देखेंगे तो वो बड़ा हैरान करने वाला है। अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनेंगे या इसके अलावा मैं बता दूं कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी 7वें चरण का मतदान होना है, मतदान पर कहीं ना कहीं असर होगा। मीडिया पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कवरेज देगी और उस कवरेज का असर सीधे तौर पर कहें तो चुनावों पर पड़ेगा। और इस तरीके की जो ये रणनीति बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 7वें चरण के मतदान पर असर डालने के लिए कर रहे हैं। और इसमें सीधे तौर पर जो आरोप है वो यही है कि मतदान के समय पर इस तरीके के ध्यान मग्न करने की या इस तरीके की कार्यक्रम की जो छूट है वो नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी, विवेकानंद रॉक पर ध्यान की तैयारी।
सीएम के ध्यान से विपक्ष में खलबली मची हुई है। विपक्षी गठबंधन बैठक की तैयारी, अखिलेश पर जिम्मेदारी। विपक्षी गठबंधन की 1 जून को दिल्ली में अहम बैठक होगी। अखिलेश यादव, ममता और केसीआर को मनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंडिया के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया की 1 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में विपक्षी नेता आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी और केसीआर को मनाने की भी कमान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संभाल सकते हैं। गठबंधन के नेताओं को पूरा भरोसा है कि वो केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। उन्हें तृणमूल कांग्रेस और बीआरएस का साथ मिलने की पूरी उम्मीद। इंडिया के रणनीतिकारों का मानना है कि यूपी में गठबंधन को उनकी उम्मीद से अधिक मतदाताओं का समर्थन मिला है। उनका दावा यहां 35 से ज्यादा सीटें जीतने का है। जो भाजपा कभी हमें मंदिर धर्म की अपनी पिच पर बोलने को मजबूर करती थी, आज वही पार्टी संविधान, आरक्षण और बेरोजगारी सरीखे हमारे मुद्दों पर लगातार सफाई देने को मजबूर है। विपक्षी गठबंधन इसे अपनी रणनीतिक सफलता मान रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? अखिलेश संभाल सकते हैं केसीआर और टीएमसी को मनाने के लिए? देखिए, दिल्ली के अंदर 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी भी राजनीतिक दल के जो तमाम प्रमुख नेता हैं वो इकट्ठा होंगे और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तमाम जितनी भी रैलियां राजनीतिक होती हैं उसमें ज्यादातर अखिलेश यादव बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोई भी फैसला अगर लेना होता है तो अखिलेश यादव के पक्ष में डाला जाता है। इसलिए अखिलेश यादव को इस बार ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि केसीआर और टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी और केसीआर को मनाने की जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव के कंधों पर है, क्योंकि जो अभी बीते लोकसभा चुनाव में लगभग जो रैलियां देखी गई है उसमें बहुत ज्यादा उत्साहितता केसीआर और टीएमसी के लोगों ने नहीं दिखाई है और यही बड़ी बात है। इसीलिए दिल्ली के अंदर 1 तारीख को जब बैठक होगी एक जरूर इन सब चीजों पर भी चर्चाएं होंगे कि आखिरकार जब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी अगर बढ़ चढ़ के इन राजनीतिक तमाम जो राजनीतिक दल हैं लोकसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं तो उतनी ही दिलचस्पी केसीआर या टीएमसी ने क्यों नहीं दिखाई। तो इन तमाम जो राजनीतिक पार्टियों का जो ये कहा जा सकता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है उसको पूरा करने के लिए अब अखिलेश यादव, टीएमसी और केसीआर के जो प्रमुख नेता हैं, जो पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे और जब ये पूरी मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अखिलेश को ये खास जिम्मेदारी दी है। बैठक आपको बता दें कि आयोजित की जाएगी इंडिया गठबंधन की और ममता और केसीआर को मनाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर है। और अब बात करेंगे काशी के नाम संदेश, बेहतर होगा देश। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी की जनता को विशेष तौर पर संबोधित किया। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरे नामांकन वाले दिन युवा पीढ़ी बहुत उत्साहित थी। प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने काशी की जनता को भोजपुरी में संबोधित किया, साथ ही अधिक से अधिक मतदान की अपील की। कहा कि अब यही उत्साह हर बूथ पर दिखे। मेरा यही आग्रह है, अब काशी के विकास को नई ऊंचाई देने का अवसर है। ये तभी हो पाएगा जब काशी के लोग 1 जून को अधिक से अधिक मतदान करेंगे। काशी के युवा, नारी शक्ति और किसानों से विशेष आग्रह है, आप लोगों का एक एक वोट मेरी शक्ति को बढ़ाएगा, मुझे नई ऊर्जा देगा। आप लोगों को याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान। हमारे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन आ ही गईल हो। हमरे लिए काशी भक्ति, शक्ति और
विरक्ति का नगरी हो, ई विश्व का सांस्कृतिक राजधानी हो, संगीत और शास्त्रार्थ की धरती हो, ये नगरी का प्रतिनिधि होना बस बाबा विश्वनाथ के असीम कृपा से और आप काशीवासियों के आशीर्वाद से ही संभव हो। हम यही लिए कहला कि अब माई गंगा हमें गोद ले हईन। काशी के लिए ये बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। और अब बात करेंगे योजनाओं का हवाला, हैट्रिक का दावा। पंजाब के होशियारपुर में पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब हमारे भारत की पहचान है, ये हमारे गुरुओं की पवित्र भूमि है। आज देश में आकांक्षाएं नहीं हैं, आज देश में उम्मीदें नहीं हैं, आज देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। आज हर भारतीय विकसित भारत के सपने के साथ एक रूप हो गया है। आज जब पंजाब के लोग, दूसरे राज्यों के लोग विदेश जाते हैं तो खुद देखते हैं कि वहां भारत और भारतीयों की इज्जत कितनी बढ़ गई है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 सालों में हमने गरीब से गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। आज किसी भी गरीब, दलित, वंचित मां की संतान को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। आज किसी गरीब महिला को अपनी बीमारी छिपाने की मजबूरी नहीं है। गरीब कल्याण मेरी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसमें गुरु रविदास जी की प्रेरणा है। गुरु रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब में बसे, रैदास रहे प्रसन्न। जब 84 के दंगों में सिखों के टायर बांधकर जलाया जा रहा था तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। साथियों, मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण इंडी गठबंधन वालों से संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला घोंट दिया था। जब 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। साथियों, मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। और अब बात करेंगे बस्ती बनी फांस, आजम को कारावास। डूंगरपुर में एक और मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को आजम खां को 10 साल की सजा, 14 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान सपा नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर जेल से जुड़े। आजम पर अब तक 108 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 80 मुकदमे ट्रायल पर चल रहे हैं। कोर्ट पिछले 17 महीने से 6 मामलों में सपा नेता को सजा सुना चुकी है। सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें से 3 मुकदमों में फैसला आ चुका है। 2 मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। आपको बता दें कि आजम खान को 10 साल की सजा और 14 लाख रुपए जुर्माना दिया गया है। जहां पर आपको बता दें कि जो डूंगरपुर बस्ती थी उसे उजाड़ने, डराने, धमकाने, साथ ही साथ तोड़फोड़ करने का ये मामला था। और कोर्ट ने आज, एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बड़ा झटका आजम खान को दिया है। 10 साल की सजा उनको सुनाई गई है, साथ ही साथ 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आजम खां को फिर लगा कोर्ट से झटका।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया है। बता दें कि बुधवार को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया था। आजम को डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है। आजम खान पहले भी कई मामलों में दोषी पाए गए हैं। अब उनको एक और मामले में दोषी पाया गया है। आजम पर आरोप है कि साल 2019 में उन्होंने डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली करवाया था, साथ ही लोगों को धमकाया भी था। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और आजम के अलावा इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया गया है। बता दें कि ठेकेदार बरकत अली को भी सजा सुनाई गई है, साथ ही साथ 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इस समय आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। 29 मई को मामले की सुनवाई के दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सुनाई सजा। आजम खान को फिर लगा कोर्ट से झटका। 10 साल की सजा और 14 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आजम को 10 साल की सजा, 14 लाख का जुर्माना दिया गया है। आपको बता दें कि बस्ती में कब्जा करने, तोड़फोड़ करने, दड़ाने धमकाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और उस पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए 10 साल की सजा और 14 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और इसी बीच आपको बलिया से खबर बता देते हैं। बलिया से खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह पर मुकदमा हुआ दर्ज। बलिया से खबर, सुरेंद्र सिंह के आधा दर्जन समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनावी रंजिश को लेकर जवान का आरोप, 1.5 लाख की सोने की चेन लूटी थी। नीरज शेखर के समर्थन में वोट देने का बना रहे थे दबाव। बैरिया कोतवाली क्षेत्र में 20 सड़क पर पीटा था। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह पर हुआ मुकदमा दर्ज। सुरेंद्र सिंह के आधा दर्जन समर्थकों पर भी मुकदमा दर्ज। चुनावी रंजिश को लेकर आर्मी के जवान की थी पिटाई। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, प्रयागराज सबसे गर्म 48.8 डिग्री पहुंचा पारा। यूपी में गर्मी से 51 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। एनसीआर समेत यूपी में कई जिलों में आंधी बारिश। प्रयागराज सबसे गर्म 48.8 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली में 80 साल का टूटा रिकॉर्ड।
और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।